जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं। प्रभु की रचना में सर्वश्रेष्ठ रचना है मनुष्य। और दोस्तों, हम सब लोग अपना किसी न किसी रूप में किरदार निभा ही रहे हैं। कोई राम बन जाता है तो कोई रावण। ये सब मन स्थिति है और कहते हैं कि मनुष्य संवेदनाओं का पुतला है। और ये भी शाश्वत सत्य है कि जिस मनुष्य में संवेदनाएं ना हो वो पशु होता है, और जिस पर संवेदनाएं हावी हो जाए वो फिर मनुष्य रहता ही नहीं। ऐसे में एक कलाकार ही है जो कई देह धारण करते हुए भी कलाकार रहता है। यानी वो एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शाश्वत रहने वाला है। दोस्तों, खास मुलाकात में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, ईश्वर दत्त माथुर। और आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिसने MBBS तो नहीं की, लेकिन डॉक्टर साहब के नाम से वो विश्वविख्यात है। CID सीरियल हम सभी ने देखा एक लंबे समय तक, या यूँ कहूँ कि 2 दशक से भी अधिक समय तक, जिसने दूरदर्शन के दर्शकों के दिलों पर राज किया। और डॉक्टर सालुखे को कौन भूल सकता है। तो मित्रों, आज हमारे साथ है श्री नरेंद्र गुप्ता। नरेंद्र गुप्ता, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत खास मुलाकात में। नरेंद्र गुप्ता एक रंगकर्मी है, उसी हैसियत से मेरी इनकी जान पहचान हुई। और इन्होंने अपने जयपुर थिएटर से रंगकर्म की यात्रा शुरुआत की। तो नरेंद्र भाई, हम अपने दर्शकों से आपका तारुफ करवा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी रंग यात्रा कैसे शुरू हुई, आपका बचपन कैसे बीता, आपकी पढ़ाई कैसी हुई, घर का वातावरण कैसा था, उसके बारे में कुछ बताएं। ईश्वर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी रंग यात्रा भी वैसे ही शुरू हुई जैसे अक्सर नाटक करने वाले रंगकर्मियों की यात्रा शुरू होती है जी। एक जुनून बचपन से आपके अंदर होता है कि कुछ करना है। ऐसे ही मुझ में भी था। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो लगता था कुछ करना है। वो कुछ क्या था ये उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था जी। लेकिन अब दर्शकों की तालियां जब दिखाई देती हैं तो और ज्यादा लगता है कि कुछ करना। तो हमारे स्कूल में भी ऐसा होता था कि एनुअल फंक्शन होते थे, कुछ होता था तो हम थोड़े हिंदी में अच्छे थे तो हमसे कविता वाचन करवाया जाता था। फिर थोड़ा सा और ज्ञान बढ़ा तो हमसे मोनो एक्टिंग करवाने लगे, कुछ करवाने लगे तो तालियां बजने लगी। उन तालियों ने मुझे वो मेरा जो कुछ था उसको और ज्यादा गहरा कर दिया। यार कुछ तो करना है। और फिर मेरे बड़े ब्रदर जो थे राजेंद्र खंडेलवाल जी, वो एक्चुअली रंगकर्म में रुचि रखते थे। उनके बहुत बड़े बड़े आज की तारीख में जो नाट्य जगत के बहुत प्रसिद्ध नाम हैं वो उनके मित्र थे। लेकिन पारिवारिक स्थितियां कुछ ऐसी थी कि वो अपना नाट्यकर्म पूरा कर नहीं पाए। अपनी रंग यात्रा को उन्हें शुरुआत हुई और उससे पहले उनको खत्म कर देना पड़ा, क्योंकि व्यापार करना था। पिताजी मेरे थे नहीं। मतलब राजेंद्र भाई साहब व्यापार में चले गए। व्यापार ही कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में तो अब उनका सुख ये था कि वो उन रंगकर्मियों के साथ उठते बैठते थे, नाटक देखते थे। फिर उन्होंने अपना एक ग्रुप भी बनाया, संकेत थिएटर ग्रुप। उससे उन्होंने रंगकर्मियों को मदद करना शुरू किया। तो ऐसे ही मैं कॉलेज में दाखिला लिया तो वहां पर महाराजास कॉलेज में एक नाट्य ग्रुप बनाया गया। वहां पर हमारे बॉटनी के एक टीचर थे डिक्सन विलियमसन। उन्होंने एक नाटक करने वालों का एक ग्रुप बनाया जी। तो हमने उसको शामिल कर लिया, हमको भी उस ग्रुप में। और उसमें हम छोटे छोटे एकांकी नाटक किया करते थे। तो नाटक का पहला जो बीज, या जिसको अपनी रंगकर्मी की भाषा में कहें पहला जो कीड़ा था वो वहां लग गया जी। उसके बाद भाई साहब के मित्र थे भानु भारती जी, वो NSD में पढ़ रहे थे। पहला साल उन्होंने अपना खत्म करके छुट्टियों में जयपुर आए थे। तो वो एक नाटक कर रहे थे और काफ़ी सारे लोगों की उन्हें ज़रूरत थी, कुछ नए लोगों की भी। और उस टाइम जयपुर के राजस्थान के बहुत धुरंधर जो कलाकार थे वो भी उसमें शामिल थे। तो मेरे को मेरे भाई साहब ने कहा कि वो ऐसे ऐसे भानु भारती कुछ कर रहे हैं, तो मैं अगर नाटक में रुचि है तो वहाँ चले जाओ। तो मैं भानु भारती जी के पास पहुँच गया और उनके साथ उन्होंने नाटक किया था जसमाउडन जी। भवाई शैली पर आधारित है, आप जानते हैं जी जी। तो
मैं भी चला गया और वो मेरा उस तरीके से जो पहला। प्रोफेशनल थिएटर की तरफ जो कदम था वो पहला कदम था जसमा उड़ान। और उसमें जयपुर के, राजस्थान के बड़े प्रसिद्ध कलाकार थे, ईला जी थी, रमा पांडे थी, नंदलाल शर्मा थे, हनुमान शर्मा थे, HP सक्सेना थे, और मतलब आप कहें तो कि कौन नहीं था। और गायक मंडली में हम भी कहीं गायक मंडली में आप लोग भी थे जी। तो ऐसे, और वहीं से हम लोगों की मुलाकात भी शुरू हुई। जी। वो मेरा पहला नाटक था। और उसके बाद वो जो कुछ करने का जो वो था वो और ज्यादा गहराता गया। उसके बाद मैंने एक नाटक देखा, शुतुरमुर्ग। अब तक भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है। थिएटर ज्वाइन कर लिया था, लेकिन एक नाटक मैंने देखा, शुतुरमुर्ग, जो मोहन महर्षि जी ने डायरेक्ट किया था, और उसमें भी जयपुर के तमाम कलाकार थे जो बड़े बड़े लोग थे जी। मैंने वो नाटक देखा। उसमें S वासुदेव, जो बाद में बहुत प्रसिद्ध रंग निर्देशक के तौर पर जाने गए, मेरा उनसे पहली मुलाकात हुई एज अभिनेता। उन्होंने उसमें राजा का रोल किया था। वाह। और जितने चमत्कारिक तरीके से उन्होंने वो रोल किया था, तो मुझे लगा मुझे ये काम करना, मुझे अभिनेता बनना है, अभिनय करना है। यहां से मेरे अभिनय की तरफ कदम बढ़ने लगे। और उसके बाद वासु जी के साथ ही उनकी थिएटर वर्कशॉप्स मैंने ज्वाइन की। आपने भी वासु जी के साथ थिएटर वर्कशॉप की, और आप जानते हैं कि किस तरीके से उस टाइम वो सब कुछ हुआ करता था, कितने डेडिकेटेड और पैशन के साथ वो सारा काम हुआ करता था। तो वो रंग यात्रा मेरी फिर वासु जी के साथ शुरू हुई। तो ये इस तरीके से मैंने अपनी शुरुआत। आपने अभी कहा कि वासु जी एक निर्देशक के रूप में प्रसिद्ध रहे और लोग उनके जानते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि S वासुदेव तो रंगकर्म के क्षेत्र में एक ऐसा नाम है जो एक इंस्टीट्यूट है, जी हाँ, संस्था है। जी हाँ। और उन्होंने आज जो भी आज सक्रिय रूप से रंगकर्म कर रहे हैं, वो उनकी पैदाइश कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन आपने जब ये घर में रंगकर्म करना शुरू किया तो इसका प्रतिरोध भी हुआ होगा कि भाई एक व्यावसायिक घराने का लड़का और ये कैसे शौक में जा रहा है, तो इसका ये क्या है, इसका। मेरे ख्याल से मेरे दौर के उन सभी लोगों को जी ये प्रतिरोध झेलना पड़ा। मैं कुछ उसमें इकलौता नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं भी उनमें शामिल जरूर हूं। और मुझे थोड़ा सा इसलिए ज्यादा प्रतिरोध सहन करना पड़ा क्योंकि मैं एक बनिया कम्युनिटी से आता हूं, बिजनेस क्लास कम्युनिटी से आता हूं। जी। मेरे घर में व्यापार हुआ करता था जी। तो हमारे तो व्यापारी में उस टाइम, मैं बात कर रहा हूँ 1970, 71, 72 की, तो उस टाइम ये था कि भाई आप पढ़ लो थोड़ा अपना, और बाकी अपना धंधा करो, अपना पुश्तैनी जो धंधा वो करो। अब हम पुश्तैनी धंधा कर नहीं रहे, तो उनको बड़ा झटका लगा कि क्या करेगा। अच्छा, नौकरी, अगर नौकरी के लिए आप कहेंगे तो उनको बड़ा झटका लगता था कि हमारा परिवार का इतना अच्छा व्यापार चल रहा है, तुम नौकरी क्यों करोगे? जी। नौकरी करने का क्या मतलब है? जी। तो ये जो द्वंद था, और उसके बाद परिवार के जो और सदस्य थे और नातेदार रिश्तेदार थे, वो सब हमारे घर वालों से पूछते थे, भाई आपका छोटा, मैं सबसे छोटा था अपने परिवार में, ये छोटा लड़का क्या कर रहा है? तो कहते नाटक कर रहा है। तो नाटक कर रहा है तो नाटक से कैसे जीवन चलेगा? मुझसे पूछते थे क्या कर रहे हो? नाटक कर रहा हूँ। नाटक तो कर रहे हो, उसके अलावा क्या कर रहे हो? ये एक ऐसा शाश्वत सवाल है जो हर रंगकर्मी से किया गया कि नाटक तो कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा क्या कर रहे हो? मैं इस बात में एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि कला कर्म जो है समाज में एक बहुत सोशल रिकॉग्निशन आज तक नहीं मिल पाया, क्योंकि कला और संस्कृति हमारे समाज की या राज्य की कभी प्रायोरिटी रही। वो बात सही है ईश्वर, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ वजह ऐसी हैं जिनसे थोड़ा सा चेंज हुआ है, निश्चित रूप से। क्योंकि हम और आप जब रंगकर्म में शामिल हुए और जब नाटक करना शुरू किया तो हमारे पास कुछ और था नहीं, सिवाय नाटक कर लेना और अपना खुश हो जाना। कोई कमाई नहीं, कोई जरिया नहीं, कुछ नहीं। और रेडियो स्टेशन पर भी जाते थे तो मेरे को मालूम है, मुझे रेडियो स्टेशन पे पहला चेक मिला था 15 रुपए का। युवा वाणी एक प्रोग्राम आया करता था, उसमें खुद ही लिख करके खुद ही रिकॉर्ड करना पड़ता था। तो अच्छा, और इतने ज्यादा मीडिया नहीं थे। एक था ले दे करके जो किसी तरीके से शुरू हुआ था अपने जवानी के दिनों में, दूरदर्शन, वो भी शुरू ही हुआ था, उपग्रह। तो कोई और जरिया नहीं था, कोई और समझ में नहीं आता था कि किया क्या जाए। लेकिन ये हिंदी रंगमंच की त्रासदी है कि आज भी व्यावसायिक रूप से हिंदी रंगमंच उतना सशक्त नहीं बन पाया है। हाँ, ये हमारी बड़ी त्रासदी है। इसकी त्रासदी इसलिए भी है ईश्वर भाई, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूं, कि कहीं ना कहीं मुझे अब जाकर के महसूस होता है कि अपनी जड़ें बहुत मजबूत होनी चाहिए, सांस्कृतिक रूप से भी। जी। शायद हमने उन जड़ों को इतना सींचा नहीं। आप जाकर के बंगाल में देखिए, आप जाकर के महाराष्ट्र में देखिए, आप जाकर के गुजरात में देखिए,
दे फील प्राइड टू सी अ प्ले। थिएटर देखना उनके लिए एक गौरवपूर्ण बात है। जबकि उत्तर भारत में ये है कि फ्री में पास मिल जाए तो देखिए, फ्री में पास। अच्छा, वही आदमी एक आज की तारीख में भी ये तो कष्ट आज की तारीख में भी है कि टिकट नहीं लेते लोग बाग। हाँ। आपसे कहेंगे यार पास की व्यवस्था करवाओ, पास की व्यवस्था करवाओ, जबकि एक 500 रुपए की टिकट खरीद करके वो, मतलब मैं कहना नहीं चाहता लेकिन फिर भी मैं ये धृष्टता कर रहा हूं कि बेमानी फिल्म दिखाएंगे 500 रुपए देकर के, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक आदमी जो जीवंत काम कर रहा है, जो लाइव परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको देखने के लिए आप 50 रुपए भी नहीं खर्च करना चाहते। ये एक शिकायत जरूर है। और दर्शकों, अगर आप देख रहे हैं तो आप भी इस बात को महसूस कीजिएगा कि क्या कभी आपने कोशिश की कि कोई एक रंगकर्मी, कोई एक नाटक वाला अगर नाटक कर रहा है तो आप उसका 50 रुपए का टिकट खरीद के उसका नाटक देख लें और उसका प्रोत्साहन करें। ऐसा कीजिएगा। क्या बात, मेरी आपसे प्रार्थना है। नरेंद्र भाई, जब नाटक शुरू कर दिए आपने और आपको एक संतुष्टि मिलने लगी, तो फिर जयपुर में एक सीमित दायरा था एक समय के बाद, तो आपको क्या लगा कि अब मुझे कहीं अपनी इस उड़ान को परवान देना चाहिए, कहीं हाँ, बिल्कुल वही आगे की यात्रा के बारे में? बिल्कुल वही जो हर व्यक्ति के साथ जो बेचैन रहता है, और कलाकार का सबसे पहला कर्म है कि उसे बेचैनी रखनी चाहिए। क्या बात। अगर कलाकार बेचैन नहीं है तो अपनी कला में आगे नहीं बढ़ सकता। संतुष्टि का मतलब मृत्यु है जी। कला के जीवन में। वाह वाह। और जयपुर में और राजस्थान में भी, बल्कि राजस्थान में जैसे बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर, ये भी 3 बड़े सेंटर थे। और मैंने बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर तीनों ही जगह वहां रह करके भी काफी काम किया। वहां वासु जी के साथ भी, वासु जब एकेडमी ने जो वर्कशॉप्स लगाई उसमें भी मैं एज इंस्ट्रक्टर भी जाता रहा। बीकानेर के लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला, जोधपुर के लोगों से बहुत प्यार मिला, उदयपुर के लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला, सबसे काम मिला। और जयपुर का कोई ऐसा, मैं ये धृष्टता कर रहा हूँ ये कहने के लिए कि जयपुर का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने नाटक निर्देशित किया हो और मैंने उसके साथ काम नहीं किया। क्या बात है, वाह वाह, ये अच्छी बात है। आप इसको धृष्टता कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको आपका एक वो मानता हूँ, ये तो बड़ी, तो मेरे को ये इस बात की संतुष्टि है। लेकिन आज इस मौके पर जैसे उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के कुछ रंगकर्मियों के आप नाम उद्धृत करना चाहें तो अच्छा लगेगा उन सब। उदयपुर का तो सबसे पहला नाम और सबसे बड़ा नाम मंगल सक्सेना। क्या बात है। जो मुझे बिल्कुल छोटे भाई की तरह से प्यार करते थे और उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है जी। मदन मोहन माथुर जोधपुर के जी। और अपने बीकानेर के मोड़ जी। क्या बात है। वागीश कुमार सिंह हमारे समकक्षी थे। लेकिन हाँ, जैसे आचार्य थे, मधु आचार्य जी थे, ये लोग काफी सारे लोग थे जो काम कर रहे थे। जयपुर फिर जब आप एक लंबी थिएटर यहाँ से अनुभव लेने के बाद आप फिर, लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ जो मेरी जर्नी को आगे ले जाएगा। जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं उसकी मूल कहाँ है, वो बताइए। कि एक जगह एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। हाँ। और मैं एक कलाकार होने के नाते, जैसा हर कलाकार को होना चाहिए था, बेचैन आत्मा थी। हाँ। मुझे लगा कि यहाँ जो भी नाटक हो रहा है, जो भी नाटक था हिंदी का और हिंदी में अनुदित विदेशी और वो सारे नाटक मैंने कर लिए थे। कुछ उल्लेख करना चाहेंगे नाटकों के नाम जयपुर में जो किया आप? जयपुर में जैसे मैंने शुरुआत की तो जसमा उड़न से की जी। फिर सक्सेना साहब के साथ मैंने एक अलग ही किस्म का नाटक किया जो कि पारसी शैली में था, यहूदी की बेटी जी। वो मुझे गर्व है कि मेरे बाद वो रोल आपने भी किया जी। और आपने शायद मुझसे बेहतर किया होगा। नहीं, आपने और वासु जी के साथ मैंने बहुत प्ले किए, जिसमें के संध्या छाया मेरा बड़ा प्रिय नाटक है। जैसे घासीराम कोतवाल था, थैंक यू मिस्टर ग्लाड था, दुलारी बाई था, तो मतलब सखाराम बाइंडर था, आधे अधूरे था, गिनी पिग था, बहुत सा। जैसे मैंने वो एनिमी ऑफ द पीपल किया, सुनील सिन्हा के साथ किया, जो वो नया आया था, वो नाटक करना, मतलब काफी सारे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एक बार बॉम्बे में कहा भी था, किसी ने मुझसे पूछा था आपने कौन कौन से नाटक किए हैं, तो फिर अगेन ये धृष्टता हो सकती है। मैंने उनसे कहा यू नेम एनी प्ले। मैंने क्या नहीं, वो मैंने किया है। क्या बात है, वाह। चाहे बंगाल का एवं इंद्रजीत हो,
चाहे बड़ी बादल बुआ जी सरकार हो, के- चाहे बादल सरकार इसके बहुत नारे हाँ, नाटक। चाहे महाराष्ट्र के प्लेस हो। फिर आपने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया जयपुर, फिर मैंने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। यहाँ मेरा मुझे लग रहा था कि अब मुझे कहीं आगे जाना एक और आकाश चाहिए जहाँ मैं उड़ सकूं। चाहिए। तो मुझे मौका मिला दिल्ली में श्री राम सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर में, उनकी अपनी एक रेपर्टरी कंपनी है जैसे कि एनएसडी की रेपर्टरी कंपनी जी। है। तो श्री राम सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर में मैंने एज ए प्रोफेशनल एक्टर अप्लाई किया। वहाँ भानु भारती जी डायरेक्टर उस टाइम लगे थे, वो भी चाहते थे, उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं अब जयपुर से वहाँ आऊँ और उनके साथ रेपर्टरी में काम करूँ। ठीक है। तो मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं आपको बताऊं कि आसान नहीं था वो सिलेक्शन। रंग जगत के 7 धुरंधर लोग अक्रॉस द टेबल बैठे हुए थे, जिसमें मनोहर सिंह, भानु भारती, राम गोपाल बजाज, पंचानन पाठक, ये सब लोग थे। और पता नहीं क्यों उनको मुझसे ही इतना प्रेम था कि मुझे अच्छी तरह से रगड़ा उन्होंने। मतलब हर एक से उन्होंने एक सोलोलो की बुलवाई, मुझसे 7 बुलवाई, क्योंकि वो ये परखना चाहते थे कि ये बंदा जो बोल रहा है कि मैंने ये नाटक भी किया है, ये नाटक भी किया, तो इससे इन नाटकों के बुलवाते चले जाओ। आपने आधे देर कि हाँ अच्छा, तो आप अनेजा की जुनेजा की वो सुना सकते हो? हाँ जी सुना लेता हूँ। आपने घासीराम किया? हाँ, तो आप उसका घासीराम का कोई गाना सुना सकते हो? हाँ जी सुना देता हूँ। ऐसे उन्होंने मुझसे पर ठीक है, क्योंकि मैंने किया था। श्री राम सेंटर में आप कितने रेपर्टरी में कितने समय? श्री राम सेंटर में 1.25 साल के आसपास रहा जी। लेकिन उसके बाद मुझे वहां पर भी ऐसा लगा कि वो होता ना, श्री राम सेंटर में मैंने एक बहुत बड़ा काम किया। वो था एक बहुत बड़ा प्ले, वो था डेथ ऑफ ए सेल्समैन, जो कि संसार का बहुत प्रसिद्ध नाटक है। और उसको हिंदी में हम लोगों ने सबसे पहले किया था। और उसे जितेंद्र कौशल ने जब अनुदित किया था, तो मेरी ये ड्यूटी लगाई गई थी। मैं उस सौभाग्यशाली आदमी में से हूँ जो भानु भारती जी ने कहा था आप जितेंद्र कौशल के घर जाएंगे और उनके साथ बैठ करके इस नाटक को लिखेंगे। तो वो मैंने किया और उसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल किया डेथ ऑफ ए सेल्समैन में। और उस टाइम के जो एक्टिंग के जो हमारे जो वो हुआ करते थे, जो आइडल्स हुआ करते थे, उसमें से एक नसीरुद्दीन शाह भी थे। वो नाटक देखने भी आए नसीरुद्दीन शाह साहब, नसीर साहब आए, तो हम थोड़ा सा वो थे। लेकिन बड़ी खुशकिस्मती मेरी है कि नसीर साहब ने बाद में आकर के मेरी पीठ थपथपाई, उनका वेल डन, के बेटा। तो मुझे एक ऐसे लोग जब आपको बोलते हैं तो आपको अपने ऊपर एक विश्वास कायम होता है। तो वो हुआ। उसके बाद फिर मुझे लगा यार यहाँ तो 9 बजे आना पड़ता है, रजिस्टर भरना पड़ता है, फिर अपनी हाजिरी लगा करके बैठे रहो, कुछ गेम्स करते रहो थिएटर के, कुछ ये करते रहो, नाटक हो रहा है, ये हो रहा है। एक नौकरी सी हो गई थी, तो वो मैंने छोड़ दी। लेकिन वो छोड़ी तो मुझे एक और अपॉर्चुनिटी भानु भारती जी के साथ ही मिली कि भानु भारती जी उदयपुर में गवरी जो नाट्य शैली है, जो लोक शैली है, उस पर एक नाटक कर रहे थे जी। तो उन्होंने मुझसे पूछा तू मेरे साथ करेगा काम? शायद पशु गायत्री जी। मैंने कहा हाँ जी करूंगा। तो सेंट्रल संगीत नाटक अकेडमी का उनका वो था, प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने मुझे उसमें शामिल कर लिया। और बड़े गर्व से मैं ये कह सकता हूँ कि उन भीलों के साथ उन्होंने वो नाटक किया, उन्हीं के साथ रहते थे, हम भी उन्हीं के साथ रहते थे, और उन भीलों के साथ मैंने भी अभिनय भी किया। क्या बात, उस पशु गायत्री में। वो एक मेरा, तो उस तरीके से वो लोक कला को और उसको जानने का मौका मिला। तो ऐसे वो एक चले गई। अच्छा, फिर दिल्ली से आपकी, फिर दिल्ली से मैं वापस पशु गायत्री करके उदयपुर से, और फिर मैं जयपुर आ गया। जयपुर में फिर मैंने थिएटर शुरू किया। अभी तक मेरे दिमाग में था नहीं कि मुझे बॉम्बे जाना है या कुछ, लेकिन मेरे जो जितने साथ के लोग थे, आप लोगों को छोड़ के, क्योंकि आप विवश थे कि आप लोग अपनी नौकरी भी कर रहे थे जी, लेकिन हम बेकार थे बिल्कुल ही, नौकरी नहीं। तो मेरे साथ जो लोग थे जो नौकरी नहीं करते थे या एनएसडी से जो पास आउट हुए थे, वो सारे के सारे बॉम्बे जा चुके थे जी। और वो मुझे बार बार ये उकसा रहे थे कि अब तुम जयपुर में क्यों कर चले गए वापस यार, तो बॉम्बे आ जाओ। अच्छा, बॉम्बे तब तक खुल रहा था, दूरदर्शन का विस्तार हो रहा था, दूरदर्शन नहीं, चैनल उस टाइम नहीं खुले थे ईश्वर, लेकिन दूरदर्शन पे सीरियल्स आना शुरू हो गए थे जी। जैसे हम लोग, या ये आपको एक बात बताऊं, हम लोग जब दिल्ली में बन रहा था, मैं दिल्ली में ही था, हम लोग वालों ने मुझे बुलाया। हमारे साथ एक लड़की काम करती थी जिसका नाम आज बहुत बड़ा हो गया है, सीमा भार्गव। उसने उसमें रोल भी किया, एक रोल मुझे भी मिला था।
लेकिन उस टाइम मुझे लगा थिएटर छोड़ करके ये क्या करना है यार। तो वो मेरी गलती थी, वो मैंने नहीं किया उस टाइम। लेकिन अब जा करके थोड़ा थोड़ा खुल रहा था, तो मैं फिर एक दिन, एक वक्त हर व्यक्ति का होता है, उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी बॉम्बे चले जाना चाहिए। उसका भी एक कारण था, मैं कुछ मायनों में थोड़ा किस्मत वाला रहा हूँ, लकी रहा हूँ। विजया मेहता जो कि एक बहुत बड़ा नाम है थिएटर का और फिल्मों का भी, एनसीपीए की डायरेक्टर है वो अभी, वो एक सीरीज बना रही थी दूरदर्शन के लिए, जिस सीरीज का नाम था लाइफलाइन। बड़ा बहुत लोगों ने उसको देखा। हाँ। तो मैं जब बम्बई गया, विजय मेहता मुझे थोड़ा सा दिल्ली में जानती थी, रेपर्टरी में जब मैं था, तो आई थी 3-4 दिन के लिए। उसके बाद वो विस्मृत हो गया। मैं उनके पास गया, तो बॉम्बे जब मैं गया तो मुझे के रैना और इला अरुण ने मुझे कहा कि विजया भाई ऐसे एक सीरीज बना रही है, उन्हें कुछ हिंदी स्पीकिंग एक्टर्स चाहिए। तो मैं जब विजया मेहता से मिला तो बोले मेरी प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि मेरे आसपास के लोग मराठी ज्यादा हैं, पर मैं मराठियों के साथ साथ कुछ रियल हिंदी स्पीकिंग एक्टर्स चाहती हूँ, तो तुम मेरे से मिलो आकर के। तो मैं गया, वहां पर मिला, उन्होंने 1 घंटा मेरे से बात की। ये वो बातचीत थी जिसको आज की तारीख में लोग कहते हैं ना 5 मिनट में एक लाइन बोल के आप अपना ऑडिशन दे दीजिए। वो निर्देशक था जिसने 1 घंटे तक मुझे बातचीत करके ये जज किया कि ये कौन सा रोल कर सकता है डॉक्टर्स में भी, क्योंकि उस डॉक्टर्स में भी 7 तरीके के डॉक्टर थे, 7 इंटर्न्स थे। अंगल साहब मेन थे, उसमें 7 इंटर्न्स थे, जिसमें मैं भी एक था, रेणुका शाहने थी, के रैना थे, इला अरुण थी, ये सब इंटर्न्स थे। लेकिन हर डॉक्टर का बैकग्राउंड अलग था। जैसे एक था जो के रैना ने किया था, उनके पिताजी भी बड़े डॉक्टर थे, वो उसी हॉस्पिटल के डीन थे। तो वो जो लड़का उस हॉस्पिटल में आएगा तो वो अलग ही रुतबे से आएगा। एक लड़का था जो बिल्कुल गांव से आया था, तो वो अलग तरीके से व्यवहार करेगा। लाइफलाइन में आपका तो ये हमने सीखा कि देखो डॉक्टर तो हैं, लेकिन ये गांव से आया हुआ है, शहर में आया हुआ है, ये अलग तरीके से बिहेव करेगा। मेरे ऊपर ये था, मेरे पास पारिवारिक प्रेशर बहुत था, मुझे छोटी बहन की शादी करनी थी, ये था, तो वो मेरा प्रेशर हमेशा रहता था दिमाग में। ऐसा 7 अलग अलग तरीके के डॉक्टर्स उन्होंने बनाए। क्या बात है। तो मुझे जाते ही बंबई में ये काम मिल गया। जी। और वो काम इतना अच्छा था, इतने अच्छे थिएटर के सारे लोग थे कि मुझे लगा ये बहुत अच्छा काम। नरेंद्र, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा कि हर बच्चे के जीवन में कुछ ख्वाहिश होती है कि मैं आज के बच्चे से पूछे कि आप क्या बनना चाहते हो, तो कोई कहेगा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आप साइंस के स्टूडेंट थे, डॉक्टर क्या कभी बचपन से ही चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं? मैं तो नहीं चाहता था ईश्वर भाई, मेरी माँ चाहती थी। फिर आप हुआ ये कि बिजनेस क्लास फैमिली थी, सब व्यापार करते थे। मैं पता नहीं क्यों पढ़ने में उनको लगा कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, क्योंकि 10वीं क्लास में मेरी फर्स्ट डिवीजन आ गई थी जी। उसके बाद उनको लगा कि इस बच्चे को ना हम डॉक्टर बनाएंगे। हाँ। उन दिनों यही होता था, डॉक्टर बनना मतलब बहुत बड़ी चीज है। तो उन्होंने मुझे डॉक्टरी की तरफ धकेल दिया, साइंस ले ली मैंने, महाराजास कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया, लेकिन मेडिकल नहीं किया। लेकिन मन ही नहीं लगता था यार। उस टाइम जब वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते थे, तब मैं मुंशी प्रेमचंद पढ़ा करता था। और उसी टाइम मेरे को थिएटर का चस्का लग गया महाराजास कॉलेज में, तो हो गया कल्याण। लेकिन मैं जो इस चीज को जोड़ना चाहता हूँ, जोड़ता हूँ मैं कि ये कैसे हुआ कि लाइफलाइन जब हुआ तो और जब मुझे डॉक्टर का रोल मिला, मेरी माँ बड़ी दुखी रहती थी कि ये डॉक्टर नहीं बन पाया। तो मैंने जब ये मेरा सीरीज दूरदर्शन में आने वाला था, तो मैंने मेरी माँ को बॉम्बे से फोन किया, और ये वो दौर था जब एक एक का सिक्का डालते जाओ, फोन करते जाओ। तो मैंने सिक्के डाल करके रात को मेरी माँ को फोन किया कि मेरा कल जो है ना एक सीरियल आएगा दूरदर्शन पे। नहीं, कुछ नहीं कहा, मैंने कहा उसको आप देखना जी। तो सबसे पहले तो आउटराइटली मेरी मदर ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं हम कोई सीरीज टीवी भी नहीं देखते। मैं कहा अम्मा प्लीज देखना। बोले अच्छा ठीक है देख लेंगे। दूसरे दिन मैंने इंतजार किया कि वो सीरीज वो एपिसोड आए। आकर के जब वो एपिसोड खत्म हुआ तो 15 मिनट के बाद मैं दौड़ा गया, फोन किया मेरी माँ को कहा, मैंने कहा देखा? तो उनका पहला सेंटेंस आज भी मुझे हॉन्ट करता है। उन्होंने कहा था चल ऐसे नहीं तो वैसे सही, डॉक्टर तो तू बन ही गया। वाह, ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। ये वो क्योंकि मैं उसमें डॉक्टर का रोल करा था। जी। उस डॉक्टर के रोल के बाद की सारी जर्नी के बाद मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के रोल मना किए,
वहाँ पर बॉम्बे में मुझे ये डर था कि अगर मैं एक बार डॉक्टर बन गया और बार बार मैंने डॉक्टर के रोल किए तो मैं जिंदगी भर डॉक्टर ही बना रह जाऊंगा। लेकिन दर्शकों में आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने सीआईडी देखा है, डॉक्टर सालुके को कैसे भूल सकते हैं? तो आप तो एक परमानेंट डॉक्टर, बिना डिग्री के डॉक्टर हो गए, ये तो दर्शकों ने भी स्वीकार किया है। हाँ, लेकिन इसकी बात यह है कि जब ये रोल मुझे मिला तो जी। सबसे पहले मेरे पास फोन आया कि एक डॉक्टर का रोल है। मैंने मना कर दिया जी। मैं नहीं, डॉक्टर का रोल तो मुझे करना ही नहीं है, मैं तो हाँ, कर लिया। हाँ, तब उन्होंने कहा भाई ये उस तरीके का डॉक्टर नहीं है, हाँ, तुम यहाँ आकर के देखो। तब मैंने देखा तो वो डॉक्टर नहीं था, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट था। जी। और वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट था, इसलिए फिर मैंने उसको किया। पहले समझा कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता ही क्या, लेकिन खैर वो 20 साल फॉरेंसिक का काम मैंने किया। और आज मुझे इस बात को कहते हुए खुशी होती है कि मुझे लोग मेरे नाम से कम जानते हैं, मेरे चरित्र के नाम से ज्यादा जानते हैं, जो कि एक अभिनेता के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि लोग उसे डॉक्टर सालुके के नाम से जाने या किसी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नाम और चरित्र दोनों साथ जुड़ जाएं तो फिर सोने में सुहागा सा होता है। और दर्शकों में आपको एक चीज़ और साझा करना चाहता हूँ कि हाल ही में गत दिनों दिल्ली में एक इंटरनेशनल फॉरेंसिक डॉक्टर्स की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें नरेंद्र भाई को उन्होंने एक लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा। ये एक एक्सपीरियंस कैसा रहा? और फॉरेंसिक के बारे में कभी इतनी अवेयरनेस समाज में नहीं है, और जब आप शीशी हिलाते थे और कुछ ढूंढ देते थे तो आपको भी मजा आने लगा होगा। और ये सब, ये अनुभव जो हुआ, इसके बारे में भी नहीं, बहुत 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 मजा आता था, क्योंकि उसके ये एक अद्भुत विज्ञान है। और जैसे जैसे मैं इसको जानता गया, मुझ में भी काफी नॉलेज आती गई और मुझे लगा ये तो बहुत कमाल का सब्जेक्ट है। क्या? लेकिन अभी पिछले दिनों जो जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, मैं अचानक चौंक गया। मेरे पास एक फोन आया कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, कीजिए। वो एक डॉक्टर हैं जो अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं दिल्ली में। जी। मैंने एक हाल ही में एक और फिल्म की है, फॉरेंसिक ही उस फिल्म का नाम है, जिसमें विक्रांत मैसी हीरो हैं। लेकिन उन्होंने मुझे इसलिए लिया कि मैं विक्रांत मैसी का गुरु हूँ उसमें। अच्छा। तो उसके डायरेक्टर ने मुझे कहा सर मुझे आप ही से काम कराना है, क्योंकि मुझे पूरे विश्व में विक्रांत मैसी का कोई फॉरेंसिक का गुरु नहीं मिल सकता आपके अलावा। तो वो ये जो डॉक्टर थे जो अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ये उसमें सलाहकार थे। अच्छा। तो वो मुझे थोड़ा सा जानते थे। उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ पर दिल्ली में एक इंटरनेशनल फॉरेंसिक कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैंने कहा अरे वाह, बड़ी अच्छी बात, तो हम चाहते हैं आप उसमें शामिल हो। मैंने कहा मैं मतलब फॉरेंसिक में कैसे, आप लोग तो रियल फॉरेंसिक डॉक्टर्स हैं यार, मैं तो एक्टर था। बोले सर हम आपको एक अवार्ड देना चाहते हैं। मैं मुझे अवार्ड? उन्होंने कुछ नहीं बताया, मुझे कहा कि एक अवार्ड देना चाहते हैं। ठीक है, बात भी तय हो गई। मैंने कहा इतने प्यार से बुला रहे हैं तो हम जाते हैं। वहां जब मैं गया तब मुझे पता पड़ा कि सारे विश्व के लोग, उसमें ब्रिटेन से आए हुए थे, उसमें रशिया से लोग आए थे, फिलीपींस से आए हुए थे, काफी देशों से लोग आए हुए थे। और उन्होंने सबने, उनका एक पैनल था 8-10 लोगों का, उन्होंने मिलकर के ये तय किया कि डॉक्टर सालुके का जो रोल कर रहा है नरेंद्र गुप्ता, उसको हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाम के, तो उन्होंने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जस्ट फॉर स्प्रेडिंग फॉरेंसिक साइंस इन द कंट्री। क्या बात है, ये तो बहुत ही गौरव। और वो मेरे लिए बहुत ही चौंका देने वाला वो था। और आप बिलीव करेंगे, मैं जैसे आप जानते हैं मुझे, मैं थोड़ा इमोशनल किस्म का आदमी हूँ, मैं रोने लगा। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। तो उन्होंने कहा सर आप रो क्यों रहे? मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने ये क्या कर लिया कि आप लोग मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जबकि उस फील्ड का मैं उस फील्ड का आदमी नहीं हूं। तो उनमें से एक सज्जन थे जो डीआईजी सीबीआई रिटायर्ड हुए हैं, गुजरात कैडर के हैं। उनका तो कमाल का कमेंट था। उन्होंने कहा सर आप तो हमारे लिए बाबा रामदेव हैं। जैसे उन्होंने योगा को आगे किया था वैसे। तो मैं नतमस्तक होकर के मैंने स्वीकार किया। और मैं अपना वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अपने सारे जयपुर के रंगकर्मी मित्रों के साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो मैं नहीं होता। तो ये मैं मौका लेता हूं कि मैं आप लोगों के साथ उसको साझा करता। बहुत गौरव है इस बात के लिए। नरेंद्र भाई और दर्शकों में आपसे एक चीज निवेदन करना चाहता हूं कि कलाकार का जो कर्म है वो बहुत ही दुरूह है, बहुत ही दुरूह है। आप जानते हैं कि उन संवेदनाओं को ओढ़ना, उन पात्रों को ओढ़ना और फिर उसे जीवंत करना, ये सिर्फ एक कलाकार ही ये कर्म कर सकता है। और आपने तो MBBS न होते हुए एक डॉक्टर को साकार किया, तो एक बड़ी। नरेंद्र भाई, मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारी फिल्में भी की है, नाटक तो बहुत सारे किए ही हैं, तो कुछ ऐसे यादगार नाटक या कुछ ऐसे यादगार पात्र
जो आज भी आपके गाए बाए जहन में रहते हैं? कुछ ऐसी फिल्में, कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट या कुछ ऐसे अभिनेता जिनसे आप प्रभावित हैं, उनके बारे में भी कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। नाटक तो ईश्वर भाई बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं जी, कुछ चुनिंदा एक दो नाम। जैसे संध्या छाया। क्या बात है। संध्या छाया नाटक जब मैंने किया, जी। आप यकीन मानिए, मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि नाटक में कितनी ताकत होती है। मेरी माँ के साथ अपना रिश्ता बदल गया संध्या छाया करने के बाद। वाह वाह। क्योंकि मैंने उन्हीं की उम्र के एक व्यक्ति का रोल किया था, और जब वो रोल मैंने किया संध्या छाया में, तब मुझे पता पड़ा कि दरअसल माँ बाप की मनस्थिति क्या होती है अपने बच्चों के प्रति। वाह वाह वाह। और जब ये एक अभिनेता के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि दूसरे पर काया प्रवेश है, दूसरे का दर्द अपने अंदर समो लेते हैं और खुद को भी शामिल रखते हैं, और फिर पता लगाते हैं कि ये जो मेरी माँ सोचा करती है कि मेरा बच्चा ऐसा हो जाए, मेरा बच्चा डॉक्टर हो जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरे पोते पोती हो जाए, ये सारा जो ख्याल था वो उस नाटक में था। जब मेरी मदर बोलती थी तो मुझे चिढ़ होती थी, लेकिन जब मैंने वो रोल किया तब मुझे पता पड़ा कि इसमें कितनी गहरी सच्चाई है। ये नाटक में दम है, इसलिए वो मुझे बहुत प्रसिद्ध है, याद है। दूसरा, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये आपका घासीराम कोतवाल। जी जी। घासीराम कोतवाल में मुझसे पहले ज्ञान शिवपुरी वो सूत्रधार का रोल किया करते थे, जो सिंगिंग एक्टर थे। जब वासु, ये एक निर्देशक का अपने अभिनेता के प्रति अथाह विश्वास दर्शाता है। ज्ञान शिवपुरी जब दिल्ली चले गए तो उन्होंने ये रोल मुझे दिया। मेरे आसपास के सभी लोग चौंक गए थे कि नरेंद्र गुप्ता को ये रोल कैसे दिया जा रहा है, जबकि मैं कोई जानता नहीं था कि मैं गा भी सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझ में यह विश्वास भरा और आप लोग मेरे साथ थे, तो मैंने गा भी लिया और वो रोल निभा भी लिया। इसलिए मुझे वो बहुत ज्यादा अपने दिल के ऐसी कुछ फिल्में जैसे मैंने पहली फिल्म की थी तो एक इतने अद्भुत अभिनय, पहली तो नहीं थी पर एक फिल्म आई थी ऐलान, जिसमें मैंने 3-4 कैरेक्टर्स अलग अलग किए थे। कभी वो पागल बन जाता है, कभी वो सिपाही बन जाता है, कभी कुछ और बन जाता है। वो ओम शिव ये अमरीश पुरी को भरमाने के लिए वो कैरेक्टर रचा गया था। जी जी जी। तो वो चरित्र तो मैंने खैर भगवान की दया से रंग कर्म अपना इतना था कि उससे निभा लिया। सबसे बड़ी बात ये हुई कि मैं अमरीश पुरी जैसे अभिनेता से मिला, उन्हें जाना और उनका स्नेह हासिल किया। वाह वाह वाह। उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ था मेरे प्रति कि बाद में वो जब भी मिलते थे मुझे नरेंद्र या कलाकार के नाम से बुलाया करते थे। और तब देखा कि ये आदमी पर्दे पर कितना खराब काम करता है, कितना जबरदस्त विलन का काम करता है, लेकिन उससे अच्छा पॉजिटिव और उससे अच्छा मीठा इंसान मैंने नहीं देखा। ऐसे ही डैनी साहब के साथ भी मैंने काम किया। डैनी साहब भी इतने सिंसियर, इतने सरल, इतने सहज, वो पता है, वो जब कुछ नहीं कर रहे होते तो अपना बांसुरी लेकर के कहीं भी जंगल में निकल जाते हैं। वाह वाह वाह। बैठ करके किसी पेड़ के नीचे बांसुरी बजाया। शायद ऐसी कुछ यादें नाना पाटेकर के साथ भी है। नाना पाटेकर के साथ बहुत कमाल की याद है मेरी। नाना पाटेकर के साथ मैंने एक फिल्म की थी, उसमें एक सीन था जिसमें मेरा निर्देशक बहुत हड़बड़ाया हुआ था जी, क्योंकि नाना पाटेकर थोड़ा सा ऐसे हैं कि लोग ये कहते हैं कि वो बहुत क्रोधी हैं, पर मैं ऐसा नहीं मानता जी। उनको क्या है कि परफेक्शन चाहिए जी जी। उनको चाहिए कि अब जैसे होता है ना, वो हमेशा कहा करते थे यार कोई भी उठ करके आ जाता है और अपने आप को एक्टर मानने लगता है। भाई पहले अपने आप को घिसो तब एक्टर बनो जी जी। उनका ये मानना था, जिससे मैं भी सहमत हूँ। वो क्या था कि एक और एक्टर आया था उनके साथ एक सीन करने के लिए और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसको यार बात करना तक नहीं आता है, कहाँ से एक्टर लिया है, हटाओ इसको, मैं नहीं करूंगा शूटिंग। तो ये जो मेरा दोस्त था वो निर्देशक भी था, वो घबरा गया। उसने मुझसे कहा यार एक सीन है उसको यार तू कर ले, नहीं तो नाना तो बहुत दिक्कत में आ जाएगा, मतलब मैं दिक्कत में आ जाऊंगा, नाना खूब नाराज हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है यार कर लेते। मैं नाना के पास गया तो मुझे मालूम था कि नाना विजया मेहता के बहुत प्रिय शिष्य रहे हैं जी। और जब मैंने उन्हें यह बताया कि मैंने विजया मेहता के साथ अपने टेलीविजन की शुरुआत की है, तो पहला स्नेह उनको वहीं मिल गया मुझे। उसके बाद मैंने देखा कि यह आदमी ऐसा नहीं है कि शब्दशः एक्टिंग करता है, वो शब्दों में नहीं घुसता। उसको पता है कि आपको क्या कहना है, मुझे क्या कहना है, उसका मूल समझो और बात करो। क्या बात, वाह वाह। वो मैंने समझ लिया, और क्योंकि मैं भी थिएटर था से तो मुझे लगा कि ये सही है।
और भगवान के दया से वो पहली बार में वो सीन ओके हो गया और नाना ने मुझे बहुत प्यार किया, बड़ा अच्छे से उन्होंने कहा कि तुम अच्छा कर रहे हो, थिएटर कर रहे हो, इसलिए तुम बचे हुए हो और थिएटर करते रहना। नरेंद्र भाई, आपकी इस सफलता की, आपकी रंग यात्रा की और फिल्म की इस सफलता के पीछे आप किन लोगों को श्रेय देना चाहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है कि जिसके लिए मैं बहुत सारे लोगों को जरूर, ये अवसर है, आप सबको क्रेडिट देना चाहें। और मेरा बड़ा भाई राजेंद्र खंडेलवाल जी, बाकी परिवार वालों ने सपोर्ट उस तरीके से नहीं किया क्योंकि वो अपेक्षाएं उनकी दूसरी थी, मेरी माँ की या मेरे से जो राजेंद्र भाई साहब से बड़े ब्रदर थे उनकी, वो पिता तो लेते, उनको लगा कि भाई बच्चा बड़ा हो जाए, अपने नौकरी कर ले, शादी कर ले। राजेंद्र भाई साहब ने मेरे अंदर के इस कलाकार को पहचाना, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। वो एक सबसे पहला सपोर्ट मेरे परिवार से, उसके बाद का सपोर्ट मेरे थिएटर के दोस्त, और उसमें सबसे पहला नाम वो दोस्त नहीं, मेरे परम पूज्य मेरे गुरु एस वासुदेव, जिन्हें मैं दोस्त भी मानता था, सखा भी मानता था, बड़ा भाई भी मानता था, मैं लड़ता भी था उनसे बहुत। जी। मेरे शायद मेरे से ज्यादा कोई लेकिन वो मेरे परम पूज्य हैं। आज मैं जो कुछ हूँ उसमें से 75% हाथ उनका है। उन्होंने मुझे जैसा भी हूँ एक्टर बनाया। उसके बाद आप सारे लोग जो मुझ में हमेशा ही विश्वास भरते रहे कि यार तू कुछ है, तू कुछ कर सकता है और तू कुछ कर, तो मैं उसके बाद आप सब लोगों का वो मानता हूँ, और बाकी तो फिर प्रभु की जैसी इच्छा होती है। आज हिंदी थिएटर का भविष्य क्या देखते हो नरेंद्र भाई आप? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि थिएटर थिएटर जो है ना वो पहाड़ी झरने की तरह से है, और बाकी की चीजें जैसे सिनेमा हुआ, ये वो नदी है बहती हुई दो पाटों के बीच में अपने हिसाब से बहती रहती है। थिएटर का कुछ पता नहीं होता कहाँ से गिरेगा वो पानी और किस पत्थर से टकरा करके वो बूंदें क्या रूप लेकर के कहाँ जाएंगी। तो मैं थिएटर को पहाड़ी झरना मानता हूं, लेकिन न थिएटर पहले कभी मरा, न थिएटर कभी मर सकता है, क्योंकि थिएटर शुरू होता है किस्सा गोई से। क्या बात। हमारी नानी जो सुनाया करती थी, दादी जो सुनाया करती थी, वो सबसे पहला थिएटर था जिससे हमारा साहब का हुआ। जी जी। क्योंकि वो जब हमको कहानी सुनाती थी, एक राजा था, फिर उसकी एक उससे लड़ाई हुई राक्षस से, और वो कैसे कैसे मुंह बना करके वो थिएटर का पार्ट, तो थिएटर वहां से चला आ रहा है। हमारा जैसे सारा का सारा पौराणिक वो भी है, वो सिर्फ कथन से है, वो वहां से रंगकर्म तो भरत में, नाट्य शास्त्र भरत में काफी, नाट्य शास्त्र में सारा उल्लेख है। पर यह जरूर है कि थिएटर बड़ा बीहड़ है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन इंसान को इंसान बनने के लिए मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आपको कलाकार बनना है या कुछ करना है। अगर आपको सच्चा इंसान भी बनना है तो एक बार थिएटर जरूर कीजिए, और अगर नहीं कर पाए तो थिएटर देखिए जरूर। एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि हम गाए बाए कहीं ना कहीं नाटक रोज करते हैं, और हमारी स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है। हम किस वक्त क्या करेंगे ये हमें नहीं मालूम होता है, वो उसी वक्त स्पॉन्टेनिटी, आपको डायलॉग आते हैं और आप उसको अदा कर देते हैं, क्योंकि हर आदमी का एक दूसरे से मिलने का अंदाज बदल जाता है। तो हम अपने जीवन में कितनी नाटकीयता लेते हुए हैं उसका हमको आभास भी नहीं होता, मैं ऐसा मानता हूँ। तो ये अच्छी हाँ, और नहीं, और अब देखिए निरंतर प्रक्रिया है। अभी भी कुछ लोग हैं जो दीवानावार नाटक कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, बल्कि अब ज्यादा फेस्टिवल्स होने लगे हैं। मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि आज का युवा बहुत सक्रिय है। शायद आपके और हमारे समय में जब हमने शुरू किया तो उतनी अवसर नहीं थे, आज अवसर बहुत हैं, सीरियल्स बहुत हैं, कई चैनल्स खुल गए हैं, सब पर अपना अपना काम हो रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि आज जो युवा रंगकर्म में लिप्त हैं और कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कोई चीजें लैग करते हैं। तो आज के युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं? उसका कारण है, मैं बताऊं, ये एक बड़ा ऐसा सवाल है जो बहुत ही एज पर है कि आज के युवाओं के पास अवसर बहुत है जी। आज के युवाओं के पास ज्ञान हासिल करने के लिए तरीके भी बहुत हैं जी। आप गूगल सर्च कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, अपने पास तो कुछ था ही नहीं था, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत है। हमारे टाइम पे ऐसा कोई ट्रेनिंग। अच्छा, आज के जो पेरेंट्स हैं उनका भी इतना फोर्स नहीं है कि नहीं तुम नौकरी करो या नहीं करो, वो भी तो अब आज के पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स में फर्क हो गया, पीढ़ी बदल गई, सोच का फर्क पड़ गया। लेकिन यहीं पर एक नुकसान भी है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास सोर्स बहुत है, उस व्यक्ति के पास करने के जरिए बहुत हैं, तो भटकाव भी बहुत है। क्या बात।
थिएटर अगर आपको करना है तो क्या है, आज के युग काफी सारे, मैं सबको नहीं लेता, लेकिन काफी सारे थिएटर अपनी क्षमताओं को दिखाने का बहुत खूबसूरत जरिया है। लेकिन थिएटर को अगर आप स्टेपिंग स्टोन मान करके चलेंगे तो आप सच्चा थिएटर नहीं कर रहे। आप जब तक थिएटर कर रहे हैं आप ये मान के तो कम से कम चलिए कि मुझे अभी अपने आप को 5-7 साल मांझना है, तब जाकर के मैं किसी और विधा। आज की तारीख में क्या हो रहा है कि 1, 2, 3 नाटक किए, उसके बाद आपको एक वेब सीरीज मिल गई या सीरियल मिल गया और आपने थिएटर की तरफ से अपना पीछा छुड़ाया और वहां चले गए। वो काम करना बुरा नहीं है, हमने भी तो किया ही है ना। लेकिन आप ये देखिए कि आपने थिएटर को कितने साल दिए हैं। वाह वाह। आप पहली क्लास से 10वीं क्लास की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, तब जाकर के क्लर्क की नौकरी मिलती है जी। आपने तो उसमें कितने साल लगते हैं? 15 साल। आपने 2 साल में थिएटर किया और यहाँ भी तो कुछ अपने आप को ग्रेजुएट कर लीजिए, यहाँ पर भी तो कुछ अपने आप ज्ञान हासिल कर लीजिए। फिर तो वो पैशन और वो कमिटमेंट और वो डेडिकेशन, वाह, ये 3 चीजें अगर नहीं होंगी तो मेरा ख्याल है कि आपका थिएटर करना बेमानी है। बहुत अच्छी बात नरेंद्र भाई ने बताई है। और मित्रों, आज की खास मुलाकात में नरेंद्र भाई ने आज के युवा रंगकर्मियों से यही अपेक्षा की है कि पैशन हो, प्रतिबद्धता हो और अपने आप को खपाने की क्षमता हो, तो फिर निखार अपने आप आता है। नरेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। मन तो नहीं करता कि इस बात को यहाँ रोका जाए, लेकिन समय की सीमाएं हैं। किसी और मुकाम पर आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।